प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है जैव रसायन, जो कि कक्षा 12 के कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का टॉपिक है। लेसन नंबर 12 बायोकेमिस्ट्री, जिसको अपन जैव रसायन भी कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अपन जैव रसायन के बारे में पढ़ेंगे। जैव रसायन क्या है, तो इसका नाम अपने को बता रहा है जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री। देखो जैव रसायन स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो जैव रसायन शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैव प्लस रसायन, जैव प्लस रसायन मतलब जैव का मतलब यहां सजीव से है कि सजीवों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी स्टडी जैव रसायन में की जाती है। सजीव प्लस रसायन का मतलब उनमें होने वाली अभिक्रियाएं। तो यदि हमें से पूछा जाए कि जैव रसायन से आप क्या समझते हो, तो हम कह सकते हैं कि जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर सजीवों के, सजीव मतलब पादप और जंतु दोनों आते हैं, सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह जैव रसायन कहलाती है। जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है, जैव रसायन शब्द है, इसका सर्वप्रथम उपयोग जो है कार्ल न्यूबर्ग ने किया था। कार्ल न्यूबर्ग इन्होंने इसमें किया। अब सजीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, या इसमें थोड़ा सा अपन और विस्तार करें तो प्रत्येक सजीव का जो निर्माण है जिन अणुओं से होता है वो भी इसी के अंदर आते हैं, जिसको बायोमोलिक्यूल जैव अणु कहते हैं। जैव अणु मींस जिन अणुओं से मिलकर किसी सजीव का निर्माण होता है वे जैव अणु कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रत्येक सजीव में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्लस इसके अलावा बात करें तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए, और अमीनो अम्ल, ये सभी जैव अणु कहलाते हैं। ये सब के सब क्या है? जैव अणु। और यही सजीवों के शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। इन्हीं से इस जीव के शरीर की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो इस चैप्टर में अपन जैव रसायन में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और अमीनो अम्ल। एक एक कर देखते हैं। पहला टॉपिक रहेगा अपना कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट देखो नाम बता रहा है कार्बन के हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट मतलब ये जो यौगिक होते हैं ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब यहां है जल अणु से। हाइड्रेट का मतलब जल अणु। तो सर्वप्रथम इन यौगिकों को के बारे में कहा गया था कि जो कार्बन के जल अणु है वो कार्बोहाइड्रेट है, और इनका जो सामान्य सूत्र है वो लिखा जाता था CX, और इसके साथ जल के अणु जुड़े हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपन, ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। यदि इसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखूं तो कार्बन 6 और H2O भी 6, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये देखने में लग रहा है कि कार्बन और कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं? जल के अणु, मतलब हाइड्रेट के अणु। तो कार्बन के साथ हाइड्रेट जुड़े हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, ये कुछ यौगिकों पे अप्लाई नहीं हो रही थी। कैसे? कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका अणुसूत्र कार्बन के हाइड्रेट के जैसा है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे उदाहरण में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। हम इसको लिख सकते हैं कार्बन के हाइड्रेट के रूप में। कैसे? कार्बन 3 और H2 मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो कितने बन जाएंगे? 3। तो ये भी देखने में लग रहा है कि ये कार्बन का हाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन नहीं है। लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसके अलावा कुछ यौगिक ऐसे भी थे जो थे कार्बोहाइड्रेट लेकिन जल अणु के समान वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस समस्या से निकलने के लिए या हम एक ऐसी डेफिनेशन ढूंढने लगे जो सभी यौगिकों में अप्लाई हो रही। तो हमें एक नई डेफिनेशन मिली। वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह पाया जाता है, जिनमें ALD मतलब एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट उठाइए, उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब 2 से अधिक, हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह में। कार्बोहाइड्रेट में 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, प्लस उसमें या तो एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन समूह होगा। उसका उदाहरण भी आपको बता देता हूं। जैसे अपन बात करें ग्लूकोज की, C6H6
H12O6। यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है CHO, CHOH, COH, सॉरी OH, H, CHOH, CHOH, CH2OH। ये सूत्र है अपना ग्लूकोज का। अब इसमें देखो हाइड्रोक्सिन 1, 2, 3, 4 और नीचे 5, 2 से अधिक है, तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सिन। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह पड़ा है? एल्डिहाइड। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह होंगे, प्लस उसमें एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह होगा, प्लस एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई क्रियात्मक समूह होगा। जैसे एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो फ्रक्टोज होता है कीटोन, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। तो ये है अपने कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हाँ, तो आगे चलते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की पहले विशेषताएं देख लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के गुण देख लेते हैं, कुछ भी कहिए। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि इसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब OH। दूसरा, इनमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? इनमें एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है, ये भी चर्चा अपन कर चुके हैं। तीसरा, इनमें किरेल कार्बन उपस्थित होता है। किरेल कार्बन, किरेल कार्बन जानते हो? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हो, A, B और C, अलग अलग समूह से जुड़ी होती है, वो किरेल कार्बन कहलाता है। और अगला अपन देखना चाहिए, तो इनमें न्यूनतम कार्बन की संख्या 3 होती है। न्यूनतम 3 कार्बन का होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो कम से कम 3 कार्बन का स्टार्ट होता है। वो है सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। तो विशेषताओं के अंदर अपन इसकी 4-5 विशेषताएं लिख देते हैं। और ये प्रकाशिक सक्रिय है, खूब सारी विशेषताएं होती है, लेकिन प्रकाशिक सक्रिय है जो प्रकाश के तल को घुमा देता है बाईं या दाईं ओर, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। और उसकी पहचान जिसमें किरेल कार्बन होता है वो प्रकाशिक सक्रिय ही होते हैं। ये है इनकी विशेषताएं। आगे अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर, कि कुछ कार्बोहाइड्रेट है जिनको जल अपघटित करते हैं तो उनका जल अपघटन होता ही नहीं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2 इकाइयां प्राप्त हो जाती है, कुछ 2 से ज्यादा देते हैं। तो जल अपघटन यदि अपन कार्बोहाइड्रेट का करें तो उस आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 इसके होते हैं प्रकार। मोनोसैकेराइड, 2 नंबर है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इसी को डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं, इसी को डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। एक एक करके अपन इनको देखते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है। हाँ जी, पहला अपन देखते हैं मोनोसैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से एक ही इकाई प्राप्त होती है। कि आप इसका जल अपघटन करोगे, कार्बोहाइड्रेट है आपके पास कोई भी, आपने उसका जल अपघटन किया और जल अपघटन से क्या मिला आपको? केवल एक ही इकाई प्राप्त हुई। इसका मतलब तो यही हुआ कि जिसका हमने जल अपघटन किया उसका हुआ ही नहीं जल अपघटन, होता तो कम से कम 2 बनते। तो या ये भी लिख सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता, वे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल, जैसे यदि 4 कार्बन, सबसे सिंपलेस्ट बताया था 3, तो 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड कहलाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड होता है, उसको इरिथ्रोज बोलते हैं। इरिथ्रोज इसका एक उदाहरण है। 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड राइबोज, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा, उसमें शर्करा पड़ी थी, डिऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो ये वो राइबोज है, 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होता है, या कहते हैं कि 5 कार्बन की शर्करा होती है। ये जो मोनोसैकेराइड है इनको शर्करा अणु भी कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये स्वाद में मीठे होते हैं। मीठे स्वाद होने के कारण इनको शर्करा कहा जाता है। और 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड देखें तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। तो मोनोसैकेराइड जल अपघटन नहीं होता, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता वे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। नेक्स्ट,
उदाहरण की बात करें तो 3 कार्बन का मोनोसेकेराइड ग्लिसरॉल होता है, 4 वाला इरिथ्रोज, 5 का राइबोज और 6 का ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 2 उदाहरण है इसके। आगे देखते हैं कि इन मोनोसेकेराइडों का नामकरण कैसे किया जाता है। मोस्टली क्या किया जाता है कि जितने कार्बन है लिखो और उसके पीछे ओज शब्द लिखा दिया जाता है, कार्बन की संख्या और लास्ट में क्या लिख देंगे, ओज। जैसे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिखेंगे ट्राई प्लस ओज, ट्राई प्लस ओज, नाम क्या बन गया, ट्रायोज। 4 कार्बन का है तो टेट्रोज, और यदि 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो अपन उसको पेंट प्लस ओज, पेंट का मतलब क्या होता है 5 कार्बन, ओज तो पेंटोज। 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स कहा जाता है, बताओ आपको, और लास्ट में क्या लगा दें, ओज, हेक्स प्लस ओज हेक्सोज। तो हम इनको कार्बन की संख्या के आधार पर नाम लिखना चाहें तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज लिख सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड के उदाहरण भी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसेकेराइड, मैंने वहां ओलिगो लिखा है, ओलिगो भी बोल सकते हो, ओलिगोसेकेराइड। वैसे ओलिगोसेकेराइड एक अलग टर्म है, मैं अभी बता देता हूं। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, वे, मैं लिख दूं पूरा इसको, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। मोनोसेकेराइड इकाई यदि प्राप्त हो रही है, इकाइयां प्राप्त होती है तो वे ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। अब मैं बीच में डाई लिख रहा था क्योंकि ओलिगो का मोस्ट पॉपुलर उदाहरण डाई होता है। तो यदि 2 सेकेराइड इकाइयां प्राप्त हो रही है जल अपघटन से किसी कार्बोहाइड्रेट के, तो अपन उसको बोल देंगे कि डाइसेकेराइड है। यदि कोई कार्बोहाइड्रेट है उसका जल अपघटन कर रहे हैं और अपने को 3 इकाइयां प्राप्त हो रही है तो उसको बोल देते हैं ट्राइसेकेराइड। तो एक साथ बोलना चाहिए 2 से 10 तक कितनी भी मिली इकाइयां तो अपन उनको ओलिगोसेकेराइड कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं वे ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड में यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2 इकाइयां प्राप्त हो रही है तो क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड। ठीक है, देखते हैं डाइसेकेराइड के कुछ एक उदाहरण। नेक्स्ट अपन चलते हैं ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। कोई कार्बोहाइड्रेट है आपके पास, उसका जल अपघटन कर रहे हो और आपको 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं तो वो कहलाता है डाइसेकेराइड। जैसे उदाहरण अपन ले सुक्रोज। सुक्रोज किसका उदाहरण है, एक डाइसेकेराइड का है। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे, सुक्रोज को शर्करा भी कहते हैं, जो चीनी है वो सुक्रोज कहलाती है। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो 2 इकाइयां मिलती है, एक ग्लूकोज की इकाई मिलती है और दूसरी फ्रक्टोज की इकाई मिलती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज याद कीजिए, मैंने मोनोसेकेराइड में उदाहरण लिखवाया था, किसका, 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और 6 वाला ही फ्रक्टोज। तो ये सुक्रोज के जल अपघटन से मिल रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का। इसके जल अपघटन से 2 मॉलिक्यूल बने तो ये क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड। और एग्जांपल ले लेते हैं लैक्टोज। लैक्टोज सुना होगा आपने, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं इसको, दूध में पाई जाती है दुग्ध शर्करा। जब लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो एक अणु मिलता है अपने को ग्लूकोज का और एक अणु मिलता है ग्लैक्टोज का। तो ये लैक्टोज भी डाइसेकेराइड का उदाहरण है, लैक्टोज भी डाइसेकेराइड का उदाहरण है। और चले, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तीसरा उदाहरण देखें, माल्टोस। माल्टोस होता स है, बोला जय जाता है। वैसे सुक्रोज भी लिख सकते हैं, लैक्टोस भी लिख सकते हैं, बोलने में जय आता है, ये भी ध्यान रखें। माल्टोस, माल्टोस का जब जल अपघटन किया जाता है, माल्टोस बोला जाता है, माल्टोस का जब जल अपघटन किया जाता है तो हमें ग्लूकोज की 2 इकाई प्राप्त होती है, ग्लूकोज की 2 इकाइयां प्राप्त होती है। इसको ग्लूकोज भी लिख सकते हैं और जय भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा में।
तो माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां, इसमें भी 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां और इसमें भी 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां। अगली बात ये होती है कि ये जो डाइसैकेराइड है या जो ओलिगोसैकेराइड है जिसमें 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी होती है आपस में जुड़ी है, तो कोई कोई बंध बना हुआ, कौन से बंध से जुड़ी होती है, तो इनके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो डाइसैकेराइड में ये जो मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी होती है ये ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो ये अपना उदाहरण होता है, बात खत्म डाइसैकेराइड की। हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में 3 प्रकार पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में लिखा था कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक कितनी भी मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो जाती हो तो वो ओलिगो कहलाता है। 2 इकाइयां प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो ओलिगो का ही एक प्रकार कह सकते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में 3 एग्जांपल करेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब अपन थर्ड चलते हैं, पॉलीसैकेराइड। नाम से पता लग गया होगा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर 10 से अधिक, 2 से 10 हो गया, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है तो वे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट, अपने पास कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां यदि प्राप्त हो रही है, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे स्टार्च। स्टार्च नाम सुना है सभी ने, सुना ही होगा, बायोलॉजी के बच्चे, ठीक है। गेहूं या धान में जो भी होता है स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है क्या, कि जब स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो हमें उसके अंदर ग्लूकोज की n इकाइयां प्राप्त होती है, ग्लूकोज की n इकाइयां। n का मतलब बहुत सारी इकाइयां ग्लूकोज की प्राप्त होती है। तो इसका जल अपघटन किया, 10 से अधिक इकाइयां प्राप्त हो रही है तो ये स्टार्च क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड। दूसरा और उदाहरण दे सकते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के जल अपघटन से भी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां प्राप्त होती। इसी प्रकार सेलुलोज, सेलुलोज जानते हैं, जो पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और यदि अपन उदाहरण आपको बताना चाहिए तो जो कपास होती है, कपास में 99% सेलुलोज ही होता है। तो सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज की इकाइयों से। या ये मैं बोल सकता हूं कि जब सेलुलोज का जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां प्राप्त होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। तो ये अपना वर्गीकरण खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण, डाइसैकेराइड के उदाहरण आप लोगों ने याद रखने, और इसमें आगे अपन ये भी याद रखेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलते हैं, इनका क्या दूसरा नाम है और उनकी शरीर में उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सभी अणु शरीर में अपघटित होकर क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। स्टार्च, स्टार्च आप जानते हो, स्टार्च का दूसरा नाम एमाइलम भी है। स्टार्च का दूसरा नाम एमाइलम भी है, एमाइलम भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च कहां पाया जाता है, आपको पता है, जितने भी धान है उनमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है, 60 से 70% के बीच में होता है। और आलू के अंदर सुना है सबसे अधिक स्टार्च, सुना होगा आप लोगों ने, आलू के अंदर स्टार्च होता है। धान मतलब मक्का, गेहूं, इन सभी के अंदर स्टार्च पाया जाता है। 2 नंबर हमारी पॉलीसैकेराइड की बात करें, ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में भोजन के पाचन से जो भी ग्लूकोज बनता है, जितना शरीर के लिए चाहिए वो काम में ले लिया जाता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज शेष बचता है, हमारा शरीर उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। स्टार्च पौधों के अंदर संचित रहता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, एक्स्ट्रा जो भोजन है उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। जंतु अपना भोजन बनाते हैं, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है, दोनों ही ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे उस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं और जो जंतु है बचे हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। इसलिए इस ग्लाइकोजन को जंतुओं की स्टार्च भी कहा जाता है, जंतुओं की स्टार्च, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर इस ग्लाइकोजन को पुनः शरीर ग्लूकोज में परिवर्तित करके रुधिर में कर दिया जाता है इसको, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कहां मिलता है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पादपों में सेल वॉल जो है उसका मुख्य घटक कौन सा है, सेलुलोज है। प्लस कपास में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 99% सेलुलोज ही होता है। तो ये है इनके मुख्य उपयोग। और यदि मैंने फाइनली आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के उपयोग बताइए, सिर्फ सिंपल ये कह दे आपको कि जीवों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग बताइए, तो 2 या 3 महत्वपूर्ण इनके उपयोग हैं जो सामने लिख दिए गए हैं।
कौन कौन से? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा ग्लूकोज। देखो मोनोसैकेराइड में लिखा था ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, ये अपघटित होकर या इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो ये ऊर्जा प्रदान करता है, चाहे वो पौधों में हो चाहे वो जीवों में हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कहता है, जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, कोशिका भित्ति के निर्माण में काम में आते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तीसरा, पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं, पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये है इनके मुख्य उपयोग। तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक अपना पूरा होता है, छोटा सा टॉपिक था, बस 1 मिनट में रिवाइज भी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ये वे यौगिक है या वे यौगिक या वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के आधार में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं लिखी थी, इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के आधार में होता है, ये प्रकाशिक सक्रिया होते हैं, इनमें एक्रियल कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले थे वर्गीकरण। वर्गीकरण किस आधार पर? जल अपघटन। कार्बोहाइड्रेट का जब आप जल अपघटन करोगे तो उस कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी इकाइयां प्राप्त होगी? यदि कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं हो रहा तो वो कहलाएगा मोनोसैकेराइड। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एरिथ्रोज, ग्लिसरॉल, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का एरिथ्रोज, 5 का पेंटोज शुगर और 6 का शुगर। शुगर मतलब शर्करा। तो जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं ये मोस्टली स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इनको शर्करा अणु भी कहते हैं। और डाइसैकेराइड भी होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इनको अशर्करा अणु भी कहते हैं। अपन चाहें तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का एक दूसरा आधार भी बना सकते हैं, स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शर्करा अणु और अशर्करा अणु। शर्करा अणु स्वाद में मीठे होते हैं और अशर्करा अणु स्वाद में मीठे नहीं होते। शर्करा अणु में आप मोनोसैकेराइड और ओलिगोसाइड डाल सकते हो और अशर्करा में आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर केवल देखा है जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर मोनो, ओलिगो, पोली। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगो कहलाते हैं। 2 प्राप्त होती है तो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के उदाहरण सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज का जब जल अपघटन होता है जो दूध में पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलता है। माल्टोज का जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब तो ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़े होते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। विषय पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड इकाइयां कौन से बंधन से जुड़ी होती है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। आगे पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है तो वे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण स्टार्च, आटा। बहुत सारे अणु ग्लूकोज के होते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेलुलोज, सभी में ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। कहां पाया जाता है? स्टार्च, धान, आलू, मक्का पाया जाता है। ये सारी बातें अपनी हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के उपयोग बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका जो कोई भी यूज आपको ग्लूकोज का पता हो, चाहे सुक्रोज का पता हो, चाहे माल्टोज का पता हो, चाहे किसी का पता हो, वो लिख सकते हो क्योंकि सबके सब है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो ये अपना टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिनकी उपस्थिति शरीर में सबसे पहले माने गए। ये कह दें कि प्रोटीन जो शब्द है वो प्रोटियस से मिलकर बना हुआ है। प्रोटियस एक ग्रीक शब्द है। प्रोटियस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कि प्राथमिक रूप से। तो प्राथमिक रूप से यहां क्या मतलब हुआ कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनकी उपस्थिति शरीर में सबसे पहले मानी गई है कि कुछ हो ना हो लेकिन प्रोटीन शरीर में जरूर होना चाहिए। कहने का भाव समझ रहे हो कि प्रोटीन वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी शरीर में उपस्थिति प्राथमिक रूप से मानी गई है। ठीक है, और यदि इसको डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें तो प्रोटीन वे जैव अणु जो शरीर की इष्टतम का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छी वृद्धि, इष्टतम वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन जो अणु हैं वो शरीर की इष्टतम वृद्धि के लिए आवश्यक माने जाते हैं और जो प्रोटीन है शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति से ही शरीर है प्रॉपर रूप से विकास कर पाता है। प्रोटीन परिभाषित करना चाहें, प्रोटीन प्रोटीन शब्द से बना है जिसका मतलब प्राथमिक रूप से, अर्थात ये वे जैव अणु हैं जिनकी शरीर में उपस्थिति प्राथमिक रूप से मानी गई है और इनकी उपस्थिति से ही शरीर इष्टतम वृद्धि करता है। आगे देखते हैं कि प्रोटीन का जो निर्माण है वो किससे होता है। प्रोटीन बना होता है जी अमीनो अम्लों से, या अपन ये भी कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल के बहुलक। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्ल से। खूब सारे अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में जुड़कर पेप्टाइड इकाइयां बनाते हैं और वो पेप्टाइड इकाइयां जुड़कर क्या बनाती है? प्रोटीन। या डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। ये जो अमीनो एसिड हैं
ए से अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है, आगे वो तीसरे से जुड़ा होता है, चौथे से, इस प्रकार खूब सारी अमीनो एसिड इकाइयां जुड़ी होती है। तो ये जो अमीनो एसिड इकाइयां आपस में जुड़ती है, कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट में हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है वो कार्बोहाइड्रेट में जो सेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है, जबकि प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल की इकाइयां आपस में जुड़ी होती है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। आगे देखें, प्रोटीन जो है ये उच्च अणुभार वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं, जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। अणुभार उच्च, जल में अविलेय, शरीर में आवश्यक रूप से होने ही होने चाहिए। और अगली बात यदि कहें तो ये सजीव मतलब पादप और जंतु दोनों आ जाते हैं। पादपों की अपेक्षा जंतुओं में इनकी उपस्थिति अधिक होती है। समझ गए कि जंतुओं में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये है अपने प्रोटीन, छोटा सा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन किसे कहते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट अणु या कह दो वे जैव अणु जिनकी शरीर में उपस्थिति प्राथमिक रूप से मानी गई है। प्रोटीन शब्द प्रोटीयस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक रूप से। ये शरीर की स्तंभ वृद्धि के लिए आवश्यक माने जाते हैं। प्रोटीन अणुओं का जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्लों के जुड़ने से होता है। अमीनो अम्ल इकाइयां आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। प्रोटीन की कुछ एक विशेषताएं, प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो उच्च अणुभार वाला यौगिक है, जल में अविलेय रहता है और जंतुओं में इनकी उपस्थिति पादपों की तुलना में अधिक होती है। तो अपने दो टॉपिक हो चुके, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ये प्रोटीन। नेक्स्ट अपने देखेंगे अमीनो अम्ल। अभी हमने कहा था ना कि प्रोटीन किसे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। तो अगला टॉपिक अपन देखेंगे अमीनो अम्ल।